अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैसा ये तेरा इश्क और ये तहरीर है मलीशा राना की। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है ये नावल रीड करें, तो आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसी लगी। कमरे में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, जबकि सामने सोफे पर कोई टांग पे टांग रखे बैठा बार बार अपने हाथ में मौजूद लाइटर को जला बुझा रहा था। एक यही आवाज़ थी जो उस सन्नाटे को ख़त्म करने का बायस बन रही थी। कौन? खौफ के मारे उसकी ज़ुबान भी उसका साथ देने से मना कर रही थी, इसलिए उसके मुंह से अल्फाज टूटे फूटे अदा हुए। कहाँ पर है वो? वही सोफे पर बैठा शख्स लाइटर को बुझाकर बारी और गसीली आवाज़ में बोला। कौन कौन कहाँ पर है? तेरे साथ वाली लड़की कहाँ पर है? बोलने के साथ वो शख्स वहाँ से उठा और भारी कदमों के साथ उसके करीब आने लगा, जिनकी आवाज़ खौफ से उसकी जान लेने का बायस बन रही थी। देखिए सर, आप जो कोई भी हैं, आई एम रियली सॉरी कि वो थप्पड़ मैंने आपको मारा था, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन क्या नाम है उसका और कहाँ रहती है वो? सर, आपको इससे क्या, वो जहाँ भी रहती हो, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, और उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने कहा बता कहाँ रहती है वो? उसके करीब आकर वो शख्स ज़ोर से दहाड़ा था, जिसकी वजह से वो खौफ से उछल पड़ी, मगर बोली कुछ नहीं। मैंने भी बताया है आपको कि उस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है, और हाँ, सॉरी कर दी है मैंने। आपको माफ़ करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। अब जा रही हूँ मैं। अपनी बात कहते ही वो दरवाजे के करीब जाने लगी, जब अचानक उस शख्स ने उसे बालों से दबोच लिया और मज़ीद चलने से रोका। तो समझती क्या है खुद को? हाँ, तो जानती नहीं है कि इस बार तेरा सामना किससे हुआ है और कौन हूँ मैं? इतना लोग गुनाह करने से नहीं डरते जितना मेरा नाम लेने से उन्हें खौफ आता है। और तेरी इतनी औकात जो तुम मुझे थप्पड़ मारे, तेरे साथ वो करूँगा मैं जिसे देखकर लोग खौफ से अपनी बहन बेटी को मार देना तो ज़रूर पसंद करेंगे, लेकिन घर से निकालना नहीं। आनिया आज बहुत खुश थी। वजह उसके वालिद आज जमाल साहब का काफ़ी दिनों बाद घर वापस लौट कर आना हुआ था, इसलिए आनिया सुबह सवेरे उठकर किचन में घुसकर जमाल साहब के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। अभी वो पराठों के लिए पेड़े बना रही थी जब मुलाजमा आनिया के पास चली आई। बीबी जी लाए, मैं भी कुछ काम कर दूँ? वह आपको भी तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो रही है। नहीं सुरैया, आप जाएं यहाँ से, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। आज के सारे काम मैं खुद अपने बाबा के लिए करूँगी। आई इतने से बाद मेरे बाबा घर वापस आए हैं, फिर भला इस गोल्डन चांस को मैं कैसे गंवा दूँ? मसरूफ़ से अंदाज में आनिया ने पेड़े बनाते हुए सुरैया को सहूलत से इनकार कर दिया। वही सुरैया आनिया के अपने बाबा के लिए मेहनत देखकर हल्का सा मुस्कुरा उठी। बीबी जी, आप कितनी मोहब्बत करती हैं साहब जी से, लेकिन साहब जी को फिर भी तरस नहीं आता। उन्होंने तो कभी आपसे प्यार से बात तक भी नहीं की। वैसे बड़े जालिम हैं साहब जी, जो आप जैसी मासूम और साबर बेटी से नफरत करते हैं। उन्हें तो खुदा के हज़ूर शुक्र अदा करना चाहिए, जबकि वो आपको मनहूस कहते हुए समझते हैं। जमाल साहब का तसव्वुर करते हुए सुरैया ने अफसोस किया। वहीं एक पल के लिए वो आनिया के हाथ भी आनिया के हाथ भी बात करते हुए रुक गए थे, काम करते हुए रुक गए, लेकिन आगे ही वो खुद को संभाल चुकी थी और एक ठंडी सांस भरकर मुस्कुराते हुए फिर से काम करने लगी। सुरैया, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह एक न एक दिन मैं अपने बाबा का दिल और मोहब्बत जीतने में कामयाब हो जाऊंगी, और मुझे उस दिन के आने का शिद्दत से इंतज़ार है। अच्छा, आप जाकर देखें तो कि बाबा उठे हैं या नहीं। आनिया ने बात पलट दी तो सुरैया भी जी जी कहकर किचन से निकल गई। नाश्ता तैयार करके आनिया ने खुद जल्दी से थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर जमाल साहब के लिए नाश्ता ट्रे में सजाए उनके कमरे के सिम चल पड़ी। आज सुबह से ही वो बहुत मसरूफ़ थी, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इस बात से भी आज को कोई फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि बात उसके बाबा का दिल जीतने की थी। जमाल साहब के कमरे के करीब पहुँचकर आनिया ने एक लंबी सांस लेकर खुद को कंपोज किया और फिर बाएं हाथ की दो उंगलियों को दोहराकर कमरे के दरवाजे को नॉक कर दिया। कौन है? जमाल साहब गुस्से से दरियाफ्त कर रहे थे। बाबा, मैं हूँ आनिया, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आनिया डरते हुए कमरे में दाखिल होने की इजाज़त तलब कर रही थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाने की। मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा दिन ख़राब गुजरे। और सुरैया कहाँ है? मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा हर काम वही करेगी, इसलिए तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले तुम यूनिवर्सिटी चली जाना, ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी ना पड़े। जमाल साहब बग़ैर किसी लिहाज के मुसलसल आनिया को अपने अल्फाज से घायल कर रहे थे।
मगर अब आनिया को भी इन सब बातों की आदत हो गई थी। वजह बचपन से जमाल साहब की उसकी ज़ात से बेपनाह नफरत थी, क्योंकि जमाल साहब की बीवी और आनिया की माँ आनिया की पैदाइश के वक्त ही खालिद हकीकत से जा मिली थी और जमाल साहब अपनी बीवी की मौत के ज़िम्मेदार आनिया को समझते थे। माँ की मौत का गम और माँ की मोहब्बत की कमी तो आनिया को भी बेचैन बचपन से इसकी कमी रही थी। वहीं वह अपने बाप की मोहब्बत और शफ़क़त के लिए भी हमेशा तरसती रही थी। आनिया से दूर रहने की खातिर जमाल साहब नौकरी भी ऐसी करने लगे थे जिसमें उन्हें पाकिस्तान से बाहर दुबई रहना पड़ता था और आनिया की देखभाल के लिए उन्होंने सुरैया को रखा हुआ था। लेकिन जब भी वो हर माह में 2 दिनों के लिए पाकिस्तान आते, आनिया हमेशा उनका दिल जीतने की जद्दोजहद में मसरूफ़ दिखाई देती थी, लेकिन हमेशा ही उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। बाबा, मैंने आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है, प्लीज़ खा लें। काफ़ी देर तक खुद को कंपोज करके आनिया ने अपने आने की वजह बताई। जमाल साहब भड़क उठे, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों सुकून से रहने नहीं देती मुझे? जब देखो पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, खा लूँगा मैं ये नाश्ता, तुम किचन में रख दो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। वैसे कितनी बेशरम हो तुम, बचपन से लेकर अब तक 1000 दफ़ा तुम्हें मैं मुझसे दूर रहने का कह चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसती। जाओ अब। जमाल साहब के लहजे और बातों से उदास होकर आनिया ने नाश्ता किचन में रखा और खुद अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उस साइड टेबल पर मौजूद अपनी माँ की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा, आप क्यों हमें छोड़कर गई हैं? अगर आज आप हमारे साथ होती तो हम सब कितनी पुरसकून और खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मामा, मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना, फिर क्यों बाबा की मौत के ज़िम्मेदार मुझे ठहराते हैं? मेरा क्या कसूर है मामा? बहुत तकलीफ़ होती है मुझे खुद के लिए बाबा की नफ़रत देख कर। काफ़ी देर तक रोकर अपना दिल हल्का करते हुए आनिया को यूनिवर्सिटी के लिए बहुत देर हो गई थी। अब उसे अचानक से नाजिश की याद आई, जो यकीनन उसके थोड़ा सा और लेट हो जाने पर खुद उसके घर में चली आई थी। आनिया ने अपनी माँ की तस्वीर को चूमकर साइड टेबल पर रखा और अपने कपड़े लिए बाथरूम में दाखिल हो गई। मुँह हाथ धोकर जो आंसू की वजह से ख़राब हो चुका था, उसने कपड़े तब्दील किए और वापस कमरे में आके अपनी चादर लेने के बाद बैग को कंधे पर लटकाए और घर से बाहर निकल गई। जहाँ उसका पर्सनल रिक्शा जो उसे पिक एंड ड्रॉप करता था, वो कब से वहीं खड़ा था। आनिया को शर्मिंदगी तो बहुत हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। रिक्शे से उतरकर जैसे ही आनिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसकी सोच के बरआक्स नाजिश बजाय उस पर गुस्सा करने की गेट के पास खड़ी आज उसे बहुत ऊँच दिखाई दी, वरना हमेशा जब भी आनिया को 5 मिनट की भी देर हो जाती तो अच्छी खासी क्लास ले लगाती थी वो। नाजिश उसकी एक यही तो आनिया की बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसे समझती थी और मोहब्बत भी करती थी। क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों हो? आनिया खुद भी मुस्कुराते हुए गेट से अपनी क्लास के जाने कदम बढ़ाते हुए नाजिश से सवाल करने लगी। आनिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, तुम्हें पता है कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। एक कहका लगाते हुए और जोश से अंदाज में नाजिश ने आनिया को अपनी खुशी की वजह बताई। इसलिए आज इतनी खुशी थी क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वो अपनी दादी से मिलने जा रही थी। अरे वाह नाजिश, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह से बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हारे पास सभी रिश्ते हैं, मेरी तरह नहीं जो अपने बाबा की मोहब्बत के लिए भी लाखों दुआएं करती हैं। आनिया पल में ही उदास हो गई थी और नाजिश वो तो आनिया की रग रग से वाकिफ़ थी, फिर भला अब क्यों ना समझती, इसलिए उसका ध्यान बटाने के लिए उसके कंधे पे बाजू रखते हुए आनिया को अपने करीब किया। यार आनिया, तुम्हें नहीं पता कि जब मैं 1 साल की थी तब लास्ट टाइम गई थी अपनी दादी से मिलने, फिर ना जाने क्यों बाबा ने बहुत सख्ती से मना कर दिया था कि दादी से मिलने मत जाना। मैं हर बार वजह पूछती रहती, लेकिन उन्होंने नहीं बताया मुझे। बट यू नो आनिया यार, एक दफ़ा मैंने मम्मा की कुछ बातें सुनी थी, जो मेरी फूफो थी ना, उनके साथ कुछ हुआ था, वहाँ बहुत बुरी हालत में मिली थी वो, और फिर शायद उनका इंतकाल भी हो गया था। लेकिन खैर छोड़ो, हम तो जाएंगे वहाँ, बहुत मज़ा आएगा यार। नाजिश की खुशी उसके हर अंदाज से साफ साफ झलक रही थी, जबकि आनिया थोड़ा सा उदास हो गई थी। वजह उसकी बेस्ट फ्रेंड का उससे इतने दिनों की दूरी थी। वो सब तो सही है नाजिश, लेकिन कब तक वापस आओगी तुम? मैं तो बहुत मिस करूँगी तुम्हें। एक तुम ही तो हो जिसके साथ गुजारा गया वक्त कुछ पल के लिए ही समझ सही, मगर मुझे खुशी और सुकून देता है। और हेलो मैडम, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ कहीं, मैं समझी तुम भी मेरे साथ चल रही हो। अनिया को उदास होते हुए देखकर नाजिश ने फ़ौरन से अपना प्लान बता दिया। आनिया हैरानगी के मारे एक कदम भी मज़ीद और न चल पाई और इस जगह रुक कर उन्हें आंखें फाड़े नाजिश को देखने लगी। नहीं यार नाज़ी, मैं भला कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हें मालूम है ना बाबा के वो नहीं जाने देंगे मुझे, और वैसे भी तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हो, मैं कैसे चली जाऊँ? कितनी बुरी लगूंगी मैं। आनिया सर झुकाए हुए बोली और फिर से उदास हो गई। आनिया, ये क्या हो गया है यार? मेरी फैमिली क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? और वैसे भी हम इंजॉय करने के लिए जा रही हैं, इसलिए तुम चल रही हो मेरे साथ, समझी? और बात रही बात अंकल की, तो उन्हें कौन बताएगा? हम वापस भी आ जाएंगे और तुम देखना उन्हें खबर भी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ कि अब
अंकल ने वापस कब जाना है? नाजिश ने फ़ौरन आनिया के सामने आसान सा हाल पेश कर दिया, लेकिन आनिया अभी भी मुतमईन नहीं थी। शायद परसों परसों चलो सही है, बस फिर उससे अगले दिन हम चले जाएंगे और 2 दिन बाद वापस भी आ जाएंगे। प्लीज़ आनिया प्लीज़ यार, तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैंने अपनी फैमिली को मनाया है, बहुत मुश्किल से यार। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के लिए दादी के पास जाने की इजाज़त दी है। प्लीज़ यार देखो आनिया, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो मैंने भी नहीं जाना और तुमसे कभी बात भी नहीं करनी मैंने, तो सोच लो तुम। नाज़िश की धमकी देने पर आनिया को हामी भरनी ही पड़ी थी, क्योंकि वो अपने इकलौती दोस्त की नाराज़गी सहने की खुद में हिम्मत नहीं पाती थी। ठीक है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन नाज़िश मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। जैसे कि तुमने बताया अभी कि तुम्हारे फूफो के साथ कुछ हुआ था वहाँ, तो कहीं हम वहाँ जाकर कोई गलती। आनिया यार कैसे बातें कर रही हो? अगर किसी के साथ बुरा होना किस्मत में लिखा हो तो घर बैठे भी उसके साथ हो सकता है, और अगर हम सब ऐसे डर कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो ज़िंदगी को जी नहीं सकेंगे, समझी पगली? आनिया को खौफज़दा होते थे नाज़िश उसे समझाते हुए वो बोली। क्या हुआ गर्ल्स, क्या बातें चल रही हैं? आनिया को नज़र के असर में लिए ज़ुबैर उसे सवाल करने लगा। वहीं ज़ुबैर का आनिया को घूरना नाज़िश को नोट कर चुकी थी। तभी आनिया को हल्का सा अपने पीछे करते हुए वो खुद ज़ुबैर के सामने हो गई। ज़ुबैर तुम यहाँ कैसे हो? ज़ुबैर तुम यहाँ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बताओ क्या बातें कर रहे हो? जवाब तो ज़ुबैर नाज़िश को दे रहा था, मगर नज़रें अभी भी आनिया की तरफ थी। कुछ नहीं, बस हमारी पर्सनल बातें थी। नाज़िश ने कुछ सख्त लहजे में ज़ुबैर को जवाब दिया, मगर वो अभी तक आनिया को ही देखने में मसरूफ़ था, जबकि आनिया मुकम्मल नाज़िश के पीछे छुपे जा रही थी। ज़ुबैर आनिया को यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन आनिया हमेशा ज़ुबैर से डरती थी, बल्कि वो हर किसी से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसका यूनिवर्सिटी जाना सिर्फ नाज़िश की ही बदौलत मुमकिन हो पाया था, वरना अगर वो ना होती तो शायद आनिया घर में बंद रहकर टॉर्चर होते होते मुकम्मल पागल हो जाती। ज़ुबैर अभी भी आनिया को देखते हुए नाज़िश से बातें करते जा रहा था। तभी उसकी नज़रों से घबराते हुए आनिया ने नाज़िश की कमर को हल्का सा थपथपाते हुए उसे यहाँ से जाने का इशारा दिया, जो नाज़िश फ़ौरन समझ गई थी। अच्छा ज़ुबैर हम चलते हैं, वो दरअसल हमें कुछ ज़रूरी काम है, सो बाय। कहने के साथ ही नाज़िश आनिया का हाथ थामे वहाँ से जाने लगी, जब अचानक ज़ुबैर ने आनिया का हाथ थामकर उसे जाने से रोक लिया। अपने हाथ पर किसी का लम्स पाते ही आनिया ने सदमे से पलट कर ज़ुबैर की जानिब देखा, जो उस वक्त घुटनों के बल बैठ चुका था। आनिया आई रियली लव यू, विल यू मैरी मी प्लीज़? ज़ुबैर की आवाज़ इतनी ऊंची तो ज़रूर थी कि वहाँ से अपनी क्लासेस की तरफ रवां दवां स्टूडेंट रुक कर उन्हें देखने लगे, जबकि आनिया खौफ के बायस आंखें भरने लगी। मेरा हाथ छोड़ें। ये 2 लफ्ज़ अदा करके आनिया ने रोना शुरू कर दिया, और आनिया को रोते देख नाज़िश भी ज़ुबैर को उसका हाथ छोड़ने पर फोर्स करने लगी, लेकिन वो तो जैसे ठाने बैठा था कि आनिया को हाथ मिलाकर दम लेगा। आनिया समझो यार प्लीज़, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मुझे उम्मीद है कि आज मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगा और मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में ही मसूल होगा। ज़ुबैर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है? आनिया का हाथ छोड़ दो फ़ौरन, नाज़िश ने चीख कर कहा था, लेकिन ज़ुबैर टस से मस न हुआ। नाज़िश तुम आज बिल्कुल खामोश रहोगी। आई नो शी लव्स मी। ज़ुबैर ने अभी इतना ही कहा था जब आनिया ने गुस्से से अपना पूरा जोर लगाकर ज़ुबैर की पकड़ से अपना हाथ निकाला और उसी हाथ से ज़ुबैर के मुंह पे थप्पड़ मारा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एक बात ध्यान से सुन और समझ ले, आई हेट यू सो मच। आप जैसे सभी मर्दों से नफरत है मुझे, सभी लोगों से, समझे आप? गुस्से की ज़्यादती से आनिया की आवाज़ फट सी गई थी। ज़ुबैर और नाज़िश समेत वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानगी से आनिया के इस रूप को देख रहे थे। बात वो करो आनिया जिस पर पूरा उतर सको। एक बात बताओ मुझे कि क्या कभी शादी नहीं करोगी तुम, या फिर अपनी सहेली नाज़िश से ही शादी करने का इरादा है तुम्हारा? अपने मुंह पर हाथ रखे ज़ुबैर ने इशाराबाज नज़रों के साथ गुस्से से कहा, जिस पर आनिया आंखों में ढेरों आंसू लिए मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई। और आनिया को भागते देखकर नाज़िश दांत पीसते हुए ज़ुबैर से गोया हुई, तुम्हें देख लूँगी कमीने इंसान, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। शहादत की उंगली उठाकर ज़ुबैर को धमकी देने के बाद नाज़िश भी आनिया के पीछे गई। आनिया रुको रुको तो यार। आनिया को तेज़ी से दोबारा उसी गेट की जानिब देखते नाज़िश खुद भी उसके पीछे तेज़ी से चलती आवाज़ें दे रही थी उसे, लेकिन आनिया तो जैसे किसी की सुन नहीं रही थी। आनिया यार मुझसे भी नाराज़ हो क्या? अब मेरी इस बात में क्या गलती है? मेरी भी तो सुनो तुम। तेज़ी से दौड़कर वो आनिया का बाजू पकड़े उसे रोकने के बाद उसको रुख अपनी जानिब करने की जानिब ये नाज़िश ने उससे सवाल किया, तो आनिया अपनी भीगी पलकों को उठाए तड़प कर नाज़िश के गले लग गई। चलो चुप करो यार प्लीज़, तुम जानती हो कि तुम्हारे आंसू कितनी तकलीफ़ देते हैं मुझे, प्लीज़ बस करो। और तुम देखना कि इस कमीने को तो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। चलो घर चलते हैं, और तुम्हारे रक्षा वाला भी भाई तो गया, अब पैदल ही जाना पड़ेगा यार, चलो। आनिया को तसल्ली देने के बाद उसकी कमर थपथपाकर उसे अलग होकर नाज़िश ने उसे चलने का इशारा किया। वो दोनों पैदल यूनिवर्सिटी से बाहर निकल पड़ी, क्योंकि उन दोनों के घर यूनिवर्सिटी के करीब ही थे। चलो जी आ गया तुम्हारा घर, अब दोनों नहीं प्लीज़, मेरी गुलाबो हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो।
नाजिश ने पहले आनिया को उसके घर छोड़ा तो फिर उसे रोने की तैयारियां करते देख समझाने के साथ एक बार फिर से अपने गले लगाकर अलग होकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ी, जबकि आनिया जो नाजिश की मोहब्बत देखकर दोबारा रोने लगी थी, यूं ही आंसू बहाती घर में दाखिल हो गई। खुद को रोने से बाज रखने की खातिर वो मुंह पर हाथ रखे तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी जा रही थी जब अचानक आनिया का टकराव जमाल साहब के साथ हो गया। अब क्या दिखाई देना भी बंद हो गया है तुम्हें? कहाँ उसे अंधाधुंध भागे जा रही हो तुम, और इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई तुम? जहाँ आनिया आंखों के साथ खौफजदा जमाल साहब को देख रही थी, वहीं वो आनिया पर गुस्से से बरसते जा रहे थे, जिस पर आनिया आंखों में मजीद ढेरों आंसू लिए अपने बाप की बेहिस्सी को देखने लगी, जिन्हें यह दिखाई ना दिया कि वो रो रही है, और उससे ये बातें सुनाने लग पड़ी। एक शिकवा नज़र जमाल साहब पर डाले आनिया ने दोबारा अपने कमरे की जानिब भागना शुरू कर दिया और जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। बेड पर रोने लगी गिरकर। बदतमीज़ लगी, पता नहीं समझती क्या है खुद को, कैसे मुझे इग्नोर करके गई है। आनिया के जाते ही जमाल साहब ने कहा, मामा सारी दुनिया बहुत बुरी है, इस दुनिया में नाजिश के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके और दिल से मोहब्बत करे। अल्लाह जी, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों है, जब मेरे साथ सिर्फ बुरा ही होना था। खुशियाँ तो मेरे पास आने से भी शायद डरती हैं, मुझे नहीं मालूम अल्लाह जी के लास्ट टाइम कब मैं दिल से खुश हुई थी। बेड पर गिरे आनिया अपने अल्लाह से बातें कर रही थी जब नाजिश की उसे कॉल आ गई। नंबर देखकर आनिया ने कॉल काट दी, मगर दूसरी तरफ भी नाजिश थी, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड। फिर भला कैसे ना समझती कि आनिया दुखी है, इसलिए वो ढीठों की तरह बार बार कॉल करे जा रही थी और आनिया भी हर बार कॉल को काटे जा रही थी। जब उसे कुछ ही सेकंड्स में नाजिश का एक मैसेज मौसूल हुआ, जिसे नाम आंखों के साथ आनिया ने खोला। आनिया, अगर अब तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो मैं भी तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम सोच लो अब। नाजिश का मैसेज पढ़ते ही जल्दी से आनिया ने खुद से कॉल कर दी। क्या हो गया है नाजिश, तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो? एक बार भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? बोलो, और अल्लाह जी कभी भी ना करें कि अगर तुम भी मुझसे रूठ कर दूर हो गई तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मर जाऊंगी। अच्छा, लीव इट यार, छोड़ो आप इन सब बातों को और हाथ यानी शुरू कर दो लड़की, क्योंकि ये तड़प हमें पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली है, पहले ही बता रही हूँ मैं। अच्छा आनिया, एक बात बताऊँ तुम्हें कि मैंने तो ऑनलाइन कैमरा भी ऑर्डर कर दिया है ताकि वहाँ जाकर हर चीज़ के हम पिक्चर्स ले सकें। यार सच में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अब बस तुम ये बताओ कि अंकल कब जा रही हैं वापस? आनिया बिल्कुल हल्का सा गुस्सा करने के बाद जब फिर से रोने लगी, उसकी आवाज़ को फिर से गहराई हुई महसूस करके नाजिश ने तेज़ी से उसने बात काट दी और साथ ही सवाल पूछ डाला, पता नहीं नाजिश या बाबा ने क्या पहले कभी मुझसे बात की है जो वो आप मुझे बताएंगे? चलो हम दोनों दुआ करते हैं कि या अल्लाह प्लीज़ कल सुबह लाजमी अंकल वापस दुबई चले जाएं, क्योंकि कल सुबह की शाम को ही हम दोनों ने गांव के लिए निकलना है। लड़की बोलो आमीन। आमीन सुम आमीन। अच्छा नाजिश, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोने लगी हूँ। आनिया ने अपनी जमाई रोकते हुए नाजिश से कहा, ठीक है मेरी जान, सो जाओ, गुड नाइट एंड लव यू। नाजिश की बात पर आनिया मुस्कुराने लगी, क्योंकि दिन के 11 बजे कौन सी नाइट होती है। जबकि नाजिश ने भी हंसते हुए कॉल काट दी। आनिया जब भी बहुत दुखी होती या स्ट्रेस लेती थी तभी वो खुद ब खुद गहरी नींद सो जाती, उसका दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता था, इसलिए अब भी वो मिनटों में सो गई। कल के 11 बजे की सोई हुई आनिया दोबारा अगले दिन के सुबह 9 बजे उठी थी, तो सबसे पहले उसने सामने दीवार पर मौजूद घड़ी में टाइम देखा और टाइम देखते ही वो हड़बड़ाते हुए उठकर बाग के कमरे से बाहर निकली। और इतनी लेट कैसे हो गई तुम आनिया? खुद को डांटते हुए आनिया ने घर का जायज़ा लिया तो उसे जमाल साहब कहीं भी दिखाई ना दिए, वरना इस वक्त ज़्यादातर वो लाउंज में मौजूद टीवी देख रहे होते थे। सुरैया बाजी एक दफ़ा फिर से चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए आनिया ने किचन की तरफ जा रही सुरैया को आवाज़ दी। जी जी बीवी जी, कोई काम? जी वो नहीं, वो सुरैया बाजी, बाबा कहाँ पर हैं, अभी उठे नहीं हैं क्या? साले नज़र के साथ उसने पूछा। बीबी जी, वो साहब जी तो सुबह सुबह चले गए वापस। क्या बाबा सच में चले गए? जी जी, वो तो सुबह सवेरे ही चले गए। आपको नहीं बताया क्या उन्होंने? सुरैया के सवाल पर आनिया नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई और फ़ौरन अपना मोबाइल उठाए नाजिश को कॉल कर दी। नाजिश बीबी। जी बेटा। आनिया, क्या हुआ? आनिया के खुद को बेबी कहने पर नाजिश भी बेबी बनने का ड्रामा करने लगी। नाजिश, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है क्योंकि बाबा चले गए वापस। क्या सच में? अरे वाह, क्या बात है यार। आनिया, आप जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, बस तो मैं अभी गाड़ी लेकर आ रही हूँ, फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए चलेंगे।
हंसते हुए तारीफ वसूल करने के बाद नाजिश ने आनिया को अपना प्लान बताया, जिस पर वह हैरान हो गई। कैसे शॉपिंग? नाजिश, तुमने पहले तो नहीं बताया यार। आनिया, सोचो ना कि दादी और मेरे कज़न्स के लिए अब गिफ्ट भी तो लेने ही चाहिए ना। अब ऐसे तो मुँह उठाकर नहीं जा सकते हम, इसलिए यार कुछ शॉपिंग करनी है तो बस तैयार हो, अगले 15 मिनट में इधर आ रही हूँ। ओके। नाजिश की इतनी लंबी बात पर आनिया ने सिर्फ ओके कहकर कॉल काट दी और फिर जल्दी से तैयार होने लगी। जब ठीक 15 मिनट में उसे घर की घंटी बजती हुई सुनाई दी, साथ ही उसे नाजिश की कॉल आने लगी, तब आनिया ने फिर से अपनी चादर उठाई और उसे खुद पर ओढ़े कमरे से बाहर निकल गई। सारा दिन वो दोनों शॉपिंग करती रही और फिर शाम के 4 बजे आनिया को उसके घर ड्रॉप किया। नाजिश खुद अपने घर जाकर तैयार होने लगी, तब तक आनिया भी बात लेकर नए कपड़े पहन चुकी थी। कुछ देर में उसे नाजिश की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तब आनिया ने अपना बैग उठाया और खुद को एक नज़र आईने में देखकर वो जल्दी से सुरैया से मिलकर सब संभालने का बोले घर से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठ गई और उसके बैठते ही नाजिश ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। आनिया, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा यार कि कितनी एक्साइटेड हूँ मैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट होती हूँ मैं दादी की, हमेशा दादी ही मिलने आती थी हम से यहाँ, मगर आज पहली बार हम मिलने जा रहे हैं दादों से। ड्राइविंग करते हुए मुस्कुराने के साथ नाजिश ने आनिया से कहा और फिर म्यूज़िक प्ले कर दिया। वो तो ठीक है नाजिश, लेकिन अंकल आंटी क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे साथ? म्यूज़िक प्लेयर को ऑफ करते हुए आनिया ने सवाल किया। तब नाजिश एक नज़र से उसे देख के फिर सामने सड़क पर देखने लगी। नहीं, मालूम तो है कि मामा तो बीमार रहती हैं यार और बाबा बिज़ी बहुत होते हैं, तो बाकी बच्ची मैं, तो इसलिए ये काम मुझे ही सरअंजाम देना पड़ रहा है। दोबारा से हंसते हुए नाजिश बोली तो आनिया अपनी गोद में रखे हुए के हाथों को मरोड़ने लगी। ये उसके डर की अलामत थी, जब भी उसे खौफ आता वो ऐसे ही बर्ताव करती। मुझे बहुत डर लग रहा है नाजिश, कुछ ही देर में रात होने वाली है और हम दोनों ही अकेली इतनी दूर जा रही हैं। आनिया, रिलैक्स यार, तो मेरे साथ हो। यानी नाजिश बलोच के साथ यार, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी होगा मैं सब संभालूंगी और आई प्रॉमिस कभी कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। तो चल यार मेरे साथ, अब तुम मेरे होते हुए भी मेरी गुलाबों को कुछ नहीं होगा, कभी भी भरोसा करो यार। आनिया का गाल खींचते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर हंसते हुए नाजिश ने फिर से म्यूज़िक ऑन कर दिया और काफ़ी लाउड भी। सिंगर के साथ साथ वो खुद भी गुनगुना रही थी, जिससे काफ़ी हद तक परसकून होते हुए आनिया भी इंजॉय करने लगी। गांव तक का सफ़र काफ़ी लंबा था, इस वजह से आनिया कुछ ही देर में सो गई, जबकि नाजिश हल्का हल्का म्यूज़िक प्ले किए गाड़ी चलाती रही। सारी रात ड्राइव करने के बाद सुबह के 5 बजे का वक्त था जब नाजिश ने आनिया को आवाज़ दी। आनिया, उठो, देखो थोड़ी ही दूर गाँव रह गया है। अल्लाह, अब उठ भी जाओ मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। आनिया का गाल खींचकर एक मरतबा फिर से नाजिश के पुकारने पर आनिया जमाई रोकते हुए नींद से जाग गई और अंगड़ाई लेते हुए नाजिश को देखने लगी। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई नाजिश? अच्छा, तुम क्या सारी रात ड्राइव करती रही हो? अपने बालों की दोबारा से पौनी बनाते हुए आनिया बोली। तो और क्या मजबूरी थी अब मेरी, तुमसे इतनी तौफीक तो होती नहीं कि खुद गाड़ी चलाना ही सीख लो, वरना थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती यार। अब तो मुझे शदीद किस्म की भूख भी लग गया है, बस जल्दी से गाँव आ जाए ताकि पेट भर कर खा सकूँ। वो देखो आनिया, बोर्ड पर 2 किलोमीटर का ही फासला रहता है, मतलब अब आराम कर सकोगी मैं, अब आराम कर सकूँगी मैं यार, सच में बहुत थक गई हूँ। अपना सर सीट की पुष्ट पर रखते हुए नाजिश आनिया से बात कर रही थी जब अचानक सड़क से कुछ फासले पर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी देख वो मुतवज्जा हुई। उन गाड़ियों में से लंबे लंबे काफ़ी आदमी निकल रहे थे और सड़क पर चलते हुए वो वहाँ मौजूद एक लड़के और लड़की के पास गए, जैसे शायद उन्हीं के आदमी ने पकड़ा हुआ था। उनके करीब जाते ही 2-3 लोगों ने उस लड़के को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया, जबकि लड़की को बाल से खींचकर उसे किसी के हवाले कर दिया, जो अगले ही पल लड़की को मजबूती से दबोच चुका था। ये सब होते देख नाजिश ने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई और गुस्से से सामने मौजूद मंजर को देखने लगी। क्या हुआ नाजिश, तुमने ब्रेक क्यों लगाई? वो भी आधे रास्ते में, सुनसान रास्ते में नाजिश को गाड़ी रोकती देखकर आनिया सहम कर बोली, जबकि नाजिश अपने साथ कुछ फासले पर मौजूद आदमी को गुस्से से घूरे जा रही थी। यार, तुम्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे इस बेचारी लड़की को मार रहे हैं वो लोग? गुस्से से पेशानी पर बल डाले नाजिश अभी भी वहीं देख रही थी। देख रही हूँ मैं, मगर नाजिश हम उनकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें बचाने के चक्कर में तुम हमें भी मुश्किल में डाल दोगी। बस फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो, चलो यहाँ से। नहीं आनिया, ये गलत है, तुम रुको तो सही, मैं देखती हूँ इन्हें कि कैसे वो किसी को मार पीट सकते हैं। आनिया को गाड़ी में ही रहने का इशारा करती नाजिश घर से बाहर निकली और अपने सामने मौजूद लोगों से कुछ फासले पर खड़ी होकर ऊँची आवाज़ में मुखातिब किया। ओह हेलो जाहिलो, पीछे हटो, क्यों मार रहे हो इनको? फ़ौरन छोड़ो उन्हें, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। अचानक उस सुनसान माहौल में किसी लड़की की आवाज़ सुनकर वो सभी गुंडे अपनी नज़रों का रुख नाजिश की जानिब कर चुके थे, जबकि उनमें से एक ने ऊंची आवाज़ अपने मालिक को पुकारा। मालिक देखें, नई चिड़िया आई है।
उस गुंडे के इतना कहते ही उन सभी का मालिक, जो उस लड़के के साथ मौजूद लड़की को पेट के तरफ पकड़े हुए था, उसे ज़मीन पर धक्का दिया। वो अपनी शर्ट की हुडी को सर पर डाले नाजिश को गौर से देखने की खातिर उसके पास आने लगा। उनके मालिक को अपनी जानिब बढ़ते देख नाजिश को अजीब सा खौफ आया। कुछ तो ऐसा ज़रूर था उस शख्स में जो नाजिश जैसी लड़की को खौफजदा कर गया था। तभी वो तेज़ी से वापस गाड़ी में भागकर आई और फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दी। वहीं दूसरी जानिब सभी गुंडे आनिया और नाजिश को ज़्यादा देख ऊंचे ऊंचे कहकर लगाने लगे, जबकि उनका मालिक अजीब से नज़रों और संजीदगी से उन्हें देखता जा रहा था। रोका था ना मैंने तुम्हें नाजिश, अब जाओ, बड़ा हीरो, वापस क्यों आई हो? ओके फाइन, सॉरी, स्टॉप इट यार। आनिया मजाक तो मत उड़ाओ मेरा, वैसे यार क्या पागल लोग थे वो, मुझे उन्होंने चिड़िया कहा, क्या मतलब होगा अब इसका? अपना ध्यान ड्राइविंग के सिमत मरकूज़ किए नाजिश ने कुछ देर पहले वाली बात दोहराई। इसलिए मना कर रही थी मैं तुम्हें। अच्छा रिलैक्स। अब गुंडे थे वो नाजिश, और गुंडे ऐसे ही होते हैं। पता नहीं तुम्हें क्या मसला है जो हर किसी से पंगे लेने का शौक़ है। यार बात पंगे की नहीं है, मैंने देखा नहीं कैसे बेरहमी से मार रहे थे वो अनिनो के, मुझसे नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। नाइंसाफ़ी में भी नहीं देख पाती, मगर नाजिश हम अनजान इस इलाके में यहाँ के रहायशी तक तो मदद कर नहीं पाते एक दूसरे की, वरना आज ऐसे ना हो रहा होता। तो खुद सोचो तुम नाजिश कि हम दो अनजान अकेली लड़कियाँ भला क्या कर सकती हैं। अच्छा बस छोड़ो इस मौजू को और भूल जाओ इस वाक़े को। वो देखो गाँव आ गया है, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी दादी का घर कहाँ पर है? खुद को पुरसकून करते हुए आनिया ने नाजिश का भी ध्यान बांटना चाहा, जिस पे वो कामयाब हुई, क्योंकि नाजिश आंखें फैलाए आनिया को देखने लगी। दादी का घर? ओह नो यार आनिया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। अब एड्रेस कैसे याद रखती मैं? बट कोई बात नहीं, मेरे दादाजी गांव में काफ़ी फेमस थे, तो हम पूछ लेते हैं यहाँ के लोगों से, बता देंगे वो एड्रेस भी। नाजिश आनिया को तसल्ली करवा रही थी जब उसे कुछ फासले पर कुछ औरतें एक दरख्त के नीचे बैठी काम करती दिखाई दी। नाजिश ने गाड़ी को उस दरख्त के पास रोका और आनिया को इशारा किया। तब आनिया ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और ऊंची आवाज़ में उन औरतों को मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने ज़रा, क्या आप सब में से कोई नुसरत बलोच के घर को जानता है? प्लीज़ बता दे कि कहाँ पर है वो। आनिया की आवाज़ सुन के गाड़ी में मौजूद उन दोनों को देखा और आंखें फाड़े आपस में ना जाने कौन सी बातें करने लगी। आंटी प्लीज़, हम बहुत दूर से आए हैं, बता दें हमें। कुछ देर तक जवाब का इंतज़ार करने के बाद आनिया ने फिर से उन्हें बुलाया तो एक औरत तेज़ी से चलती हुई उनकी तरफ आई और आनिया की सिमत झुकते हुए गौर से उसे देखने लगी। बात सुनो, छोड़ो, जैसे आई हो वैसे वापस चली जाओ, इसमें भला है तुम्हारा। क्या क्या कहा आपने? वजह जान सकती हूँ मैं? उस औरत की इतनी सी बात सुनकर ही नाजिश ने हैरानगी से पूछा, जबकि आनिया खौफज़दा हो चुकी थी। छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या होता है यहाँ की? वो औरत मज़ीद खिड़की पे झुकते हुए कुछ कहने वाली थी जब एक आदमी जो उनमें से किसी एक का शोहर था वो आ गया और उसे आता देख वो औरत फ़ौरन खामोश हो गई, साथ ही वो गाड़ी से दूर होकर खड़ी हो गई। मैम साहब, आप क्या नए घूमने आई हैं यहाँ? जी भाई, हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ। क्या आप नुसरत बलोच का घर आपको मालूम है? आदमी की आवाज़ पर आनिया अपना रुख मोड़ चुकी थी, तभी नाजिश ने सवाल किया। हाँ, बस यहाँ दाएं जानिब ही है उनका घर, आप चली जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की नाजिश ने उससे आदमी के बताए हुए रास्ते पर उसकी तरफ रुख मोड़ दिया, जबकि उन्हें जाता देख वो शख्स शैतानी हंसी हंसने लगा। वो औरत क्या कह रही थी? नाजिश, यहाँ ऐसा क्या है? कुछ देर तक खुद को कंपोज करने के बाद आनिया ने नाजिश को देखते हुए सवाल किया। यार कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम ये गांव के लोग बहुत अजीब होते हैं, इन्हें हम जैसे लोगों को डराने में बहुत मज़ा आता है, तभी ऐसी बात की उसने। और देखो तुम डर भी गई है, छोड़ो इस बात को। और वो देखो मेरी दादी का घर आ गया। एक काफ़ी बड़े घर के आगे गाड़ी रोकते हुए नाजिश ने आनिया की बाजू हिला के उसे बाहर आने का इशारा किया और जल्दी से गाड़ी से उतर कर गेट खटखटाने लगी। अगले ही पल आनिया भी उसके पास आ गई थी। जब तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक सभी इर्द गिर्द मौजूद लोग इकट्ठे होकर उन दोनों को घूरने लगे और आपस में न जाने क्या क्या बातें करने लगे। आनिया और नाजिश को अजीब तो बहुत लग रहा था कि आखिरकार नाजिश की दादी ने दरवाज़ा खोल ही दिया और जल्दी से आनिया और नाजिश घर के अंदर दाखिल हुई। दोनों लड़कियों को अपने सामने मौजूद देख कुछ देर के लिए तो नाजिश की दादी साकत खड़ी रही और फिर अचानक गुस्से से आग बगोला होते उन्होंने नाजिश को थप्पड़ मार दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे बुला लेती, आ जाना था ना।
मैंने लेकिन खुद क्यों बगैर बताए मुंह उठाकर अकेले यहाँ आ गई हो तुम? दादी शायद गुस्से से बोले जा रही थी, जबकि नाजिश का चेहरा रोने वाला हो गया था। दादी, आपने मुझे मारा, दिल कर रहा था आपसे मिलने को तभी आ गई, लेकिन आप बजाय खुशी होने के मुझे मार रही हैं। नाजिश अपने चेहरे पर हाथ रखे मासूमियत से बोली, मगर दादी का चेहरा अभी भी संजीदा था। नहीं हुई मुझे खुशी, समझे तुम, तुम्हारी यह हरकत सराहने वाली नहीं है। जल्दी बताओ मुझे कि किसी ने देखा तो नहीं तुम दोनों को आते हुए? जी वो दादी रास्ते में। दादी के सवाल पर आनिया उन्हें रास्ते वाले वाक़या बताने लगी थी जब नाजिश ने अपने थप्पड़ का दुख बुलाए ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं दादी, हमें किसी ने नहीं देखा, हम आए ही बहुत फास्ट ड्राइव करके हैं। हल्का सा मुस्कुराकर आनिया को आंखें दिखाते उसे चुप रहने का इशारा करते हुए नाजिश ने दादी को जवाब दिया, चलो ये तो ठीक हुआ। ये कौन है तुम्हारे साथ? कुछ पुरसकून होते दादी ने आनिया को देखते हुए पूछा। ये मेरी दोस्त है आनिया, मैं ज़बरदस्ती इसे अपने साथ लाई हूँ। चलो अब तो आ गई हो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर मत निकलना, और जितनी जल्दी हो बस यहाँ से चली जाना। शहादत की उंगली उठाई दादी ने उन दोनों को गुस्से से धमकी दी। ओके दादो, आपका हुक्म से आंखों पर, लेकिन एक शर्त भी है मेरी कि आपको अभी के अभी हमें अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखानी पड़ेगी। प्लीज़ दिखा देना मेरी क्यूटी ब्यूटी। लाड से दादी के गले में बाजू डाले उनके सीने से लगकर नाजिश हंसने लगी तो दादी का गुस्सा भी कम होने लगा। आपको पता है दादू का कितना मिस कर रही थी मैं आपको, एक पल भी और नहीं रह सकती। मैं आपसे मिले बगैर इसलिए इतनी ज़िद करके इधर आई हूँ। नाजिश की मोहब्बत देख के दादी का भी दिल नरम हो गया था, तभी वो यूँ खुद से लगाए पेशानी उसकी चुभने लगी। अगर इतनी याद आ रही थी मेरी तो बताया होता, मेरे बच्चे मुझे बुला लेती तुम, मगर बगैर इतला दिए तुम क्यों आई हो यहाँ? दादी, मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन आप खुश होने के बजाय हमें डांट रही हैं और साथ में मुझे मारा भी इतनी ज़ोर से। आवाज़ में हल्की सी नमी लाए नाजिश ने दादी से कहा तो वो खुद से अलग करके चेहरे पर प्यार करने लगी। माफ़ कर दो मेरे बच्चे, गुस्से में पहली बार तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन बेटा तुम्हें नहीं पता कि यहाँ यहाँ क्या दादी वाकई में मुझे नहीं पता, तभी पूछ रही हूँ। आप बता देना यहाँ का ऐसा क्या राज है जो हमारे इधर आने पर इतना डरती हैं? नाजिश आज ठाने बैठी थी कि इस जगह की हकीकत मालूम करके ही रहेगी, जबकि दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। छोड़ो इन सब बातों को, मेरी बच्चियों को भूख लगी होगी ना? हाँ ना दादू, सच में इतनी ज़्यादा कि बस कल से भूखे हैं हम, प्लीज़ अपने हाथ का खाना दे। दादी की बाजू को पकड़कर दूसरे हाथ से आनिया को खींचते नाजिश दादी की मिन्नतें करने लगी, जबकि दादी उसके इस अंदाज पे बगैर मुस्कुराए रह ना सकी। हाँ रुको बेटा, कुछ देर, अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। अपने पीछे आने का इशारा करती दादी घर में दाखिल हो गई और खाना बनाने लगी, जबकि आनिया और नाजिश एक दूसरे को देखती मुस्कुराने लगी। जब तक दादी नाश्ता बना रही थी तब तक आनिया और नाजिश घर को देखने लग गई। आनिया ने तो ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई गांव और वहाँ मौजूद ये कच्चा सा घर देखा था, तो उसकी खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी। नाजिश कितना प्यारा घर है। घर का एक चक्कर लगाकर फिर से सहन में आने के बाद आनिया गोल गोल घूमती हंसते हुए बोली, जबकि नाजिश भी भरपूर उसका साथ दे रही थी। दादी का काफ़ी बड़ा घर था और उन्होंने वहाँ गाय भैंस बकरियाँ पाली हुई थी, जिन्हें देखकर चारा डालते हुए वह दोनों हंसकर पागल हो रही थी। तभी उन्हें एक छोटी सी बच्ची ने आकर बताया कि दादी उन्हें नाश्ते पर बुला रही है। नाश्ते का सुनते ही नाजिश आनिया का हाथ खींचती हुई उसे दादी के पास ले गई।